अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है आज आपने सुप्रीम कोर्ट में लाइव ब्रॉडकास्ट देखी है। पहले दिन ही जो जस्टिस काजी फाइज़ की कोर्ट थी जिसमें फुल कोर्ट बैठी हुई थी, तमाम जजेस को आपने देखा, उनका कंडक्ट देखा। बहुत ही गैर मामूली वैसे तो एक लिहाज से समात थी कि लाइव नशर हो रही थी, लेकिन उसके अलावा आपने आज जजेस को भी देखा होगा कि जजेस किस तरह गुफ्तगू करते हैं, किस तरह वकला को टफ़ टाइम देते हैं और किस तरह एक वकील होता है और इधर उधर से सवालात की बौछार होती है। तो ये सब कुछ तो आपने लाइव देखा, लेकिन मेरे साथ बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं। मैंने कहा आज वैसे ज़रा हसन, क्योंकि आपको पता है रावी के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और हमेशा बताते रहते हैं कि रावी चैन और चैन ही लिख रहा है, तो मैंने कहा हसन अयूब साहब से पूछें कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब आ गए, उनका एक अपना एक मिजाज है और उनके बारे में बहुत से लोगों की जिस तरह उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह उनके बारे में बहुत से लोगों के खदशात भी हैं। तो क्या जस्टिस काजी फाइज़ के बारे में भी रावी चैन ही चैन लिख रहा है, ये एक पूछना है। और एक ये पूछना है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से पहले जो बंदयाल कोर्ट थी उसकी रिट तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म कर दी थी, तो क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की कोर्ट की भी रिट वही होगी जो उमर ताब बंदयाल साहब की कोर्ट की थी, या अब वो रिट वापस आएगी? तो इन दो चीज़ों पर मैंने कहा हसन अयूब से खबर लेते हैं। हसन भाई, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आ गए, ओथ ले लिया, कल आप भी इस तकरीब में थे, आपने सारे मनाजिर देखे। आपको क्या लगता है कि या क्या खबर है आपकी, रावी चैन ही चैन लिख रहा है अभी भी? रावी बहुत खुश है, यानी काजी फाइज़ साहब के चीफ जस्टिस बनने से रावी की जो खुशी है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए, बात यह है कि आप बेशक मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मैंने आपको बताया था ना कि सिस्टम ने रिएक्ट किया था, क्योंकि एक अनड्यू सहूलतकारी फराहम की गई इमरान खान साहब को जुडिशरी की जानिब से। चाहे वो सहूलतकारी पे आपने डिसएग्री नहीं करता, आप ठीक कहते हैं? नहीं, इस बात से करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी फिर उसका रिएक्शन था जिस पर फिर उन्होंने जब आइन और कानून को पसे पुश डाल दिया था, तो फिर आगे से निज़ाम ने, सिस्टम ने रिएक्ट किया। तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आइन और कानून से बाहर नहीं जाएंगे, और अगर वो आइन और कानून से बाहर नहीं जाएंगे तो फिर सिस्टम भी रिएक्ट नहीं करेगा। सिस्टम को रिएक्ट तभी करना होता है जब उनको एक यानी कवे को सफ़ेद कहना शुरू कर दें, जब सुबह को शाम कहना शुरू कर दें, जब शाम को सुबह कहना शुरू कर दें, जब पिटिशनर ना भी हो तो उसके वकील को 15-15 मिनट सुन लें, 15-15 मिनट सुन लें, एग्जैक्टली, और फिर बाद में पिटिशनर उसको बना दें। तो ये सिस्टम था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज़ का जोन सा भी फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा, उस पर अमल दरामद होगा। और मैं बड़े एतमाद से आपको ये बात बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बदमज़गी मुझे होती दिखाई नहीं दे रही, और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा भी कोई ऐसे शख्सियत नहीं है जो लोग उनको जिस तरीके से पेश करते हैं, जैसे हुआ बना के पेश करते हैं, वो भी आइन और कानून के अंदर रहने वाले हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी लंदन में, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहते हैं कि हमें उस मुलाकात पे आता हूँ, ज़रा अभी उसकी खबर ना दें, मैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आऊँगा। अच्छा, तो बात बड़ी सिंपल है कि जो आईने पाकिस्तान है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड बिटवीन पब्लिक स्टेट, उसके दरमियान में, कि उस पर अगर अमल दरामद किया जाए तो कोई बेचैनी नहीं होगी, चैन ही चैन होगा। अच्छा हसन भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात की, यही हम भी कहते हैं, अगर आइन और कानून के दायरे में रह के करें तो सत्य कह रहे हैं। हमें अगर बंदयाल साहब से इख्तलाफ था तो कोई हमारा कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं था, आपकी तो बहुत अच्छी उनसे दोस्ती थी एक दौर में, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ है, लाइक हम एक चीज़ अभी फ़िलहाल इस वक्त मुल्क में एक माहौल बना हुआ है इलेक्शन का, उसमें एक जमात है पीटीआई, वो ये दावा करती है कि वो इस वक्त ज़ेरे एताब हैं जी, और बज़ाहिर ऐसा लगता भी है कि वो एक केस से निकलता है तो दूसरे केस में, दूसरे में, तीसरे में, लाइक चौधरी पर लाइक बार में 13 दफ़ा की वजह से रिएक्शन आया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो अदालत से सहूलतकारी नहीं होती, ठीक है जी, लेकिन मेरिट पे किसी को बेल मिलती है, तो क्या अभी भी वो किसी और केस में नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर बेल मिलती है तो मेरा नहीं ख्याल का कोई रिएक्शन होगा, फिर उस पर मनोअन अमल होगा। ठीक है, ये आपको बात आप बड़ी तसल्ली रखें, इंशाल्लाह वक्त भी ये बात साबित करेगा। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए मुझे पता है हवा में नहीं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का बेहद एहतराम है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी और सिस्टम को भी, और अगर आप ये बात समझें तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को कुदरत ने
आज चीफ जस्टिस बनाया है, तो इसी तरह कुदरत ने मौजूदा आर्मी चीफ को भी चीफ जो है ना वो आर्मी चीफ बनाया है। दुनियावी खुदाओं का मंसूबा था कि ना जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बनने देना है, और दुनियावी खुदाओं का 10 साला मंसूबा था कि ना जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको आर्मी चीफ बनने देना है। वो 10 साल मंसूबे का हिस्सा वो 10 साला मंसूबा का दोनों हिस्से नहीं थे। तो ये अल्लाह ताला ने इन दोनों को ये मकाम दिया है। अच्छा, काजी फाइज ईसा साहब भी इस्लाम के बहुत करीब हैं। उनकी गुफ्तगू में आप सुने, उनके फ़ैसलों में सुने तो वो अल्लाह ताला का और खौफ खुदा है। और जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनकी भी जो हमने स्पीचेस सुनी हैं, जो आपने एक दफ़ा उसको शायद वो रिपोर्ट भी किया था, तो उसमें भी जो उनका ख़िताब था, वो ख़िताब जो उनकी जो प्रोफाइल है, अगर उसको पढ़ें, उसको देखें, हाफ़िज़ कुरान है वो। हाफ़िज़ कुरान तो है ही है ना। देखिए, हाफ़िज़ भी होना एक अलग बात है, लेकिन खुदा का खौफ रखना एक अलग बात है। तो ही इज़ अ गॉड फीयरिंग मैन। जो जब जिस शख्स को अल्लाह का खौफ है ना, वो ये समझता है कि जी सब कुछ जो है ना वो अल्लाह ताला की कुदरत में है, तो फिर वो इंसान ज़मीनी खुदा नहीं बनता। ये ज़मीनी खुदा नहीं है, ना जस्टिस काजी फाइज ईसा ज़मीनी खुदा बनेंगे, ना ही जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो ज़मीनी खुदा बन रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे, इसके बाद हम ज़रा मियाँ नवाज शरीफ वाली खबर लेते हैं। हसन भाई मिल के आए ताज़ा ज़रा पूछे तो नहीं क्या करके आए वहाँ पे, क्या पूछ के आए और क्या खबर लेके आए। हसन भाई, एक आखिरी सवाल, अगर क्योंकि जस्टिस काजी फाइज साहब का पता है मिलिट्री कोर्ट्स पे माजी में एक पोजीशन रही है, उन्होंने फैसले में इख्तलाफी नोट बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, अगर ये अभी जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला चल रहा है, उस केस में जस्टिस काजी फाइज साहब, मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, वी डोंट नो ये होगा कि नहीं, अगर वो कहते हैं कि नहीं ट्रायल हो सकते, ठीक है, तो फौज मान लेगी उस फैसले को? देखिए, उसकी अगर वो बताते हैं और रीज़न देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उसकी रीज़न देते हैं कि ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, तो फिर तो उसको मान लिया जाएगा अगर उनके ख़िलाफ़ भी फैसला आ जाता है। ठीक है। लेकिन जो मेरी अभी तक की असेसमेंट है, जो एवेल्यूएशन है केस को सुनने के बाद, जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक साजिश घड़ी गई है, तो उस साजिश में मुलव्वस जो लोग हैं उनको आप ये कह के स्पेयर नहीं कर सकते कि ये सिविलियन है और उनका सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल करें। देखिए, आप देख लें कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जिस तरीके से सहूलतकारी आज भी फराम की जा रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बावजूद भी, तो वो आप ये देखें कि जी फिर उसके बाद, क्योंकि बहुत से पौधे लगाए हुए हैं, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब है या दीगर लोग हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को जुडिशरी में इंडक्ट कराया हुआ है। जब उनकी इंडक्शन हुई हुई है तो फिर उन्हीं की वजह से हुई हुई है, और फिर जो मुबैना तौर पर बताया जाता है कि वो खासा जो है ना वो लुक आफ्टर भी करते हैं। लुक आफ्टर समझते हैं ना आप? जी मैं समझ। हाँ, वो लुक आफ्टर भी करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही इन लोगों को लुक आफ्टर करते हैं, वो ट्रक श्रक चले जाते हैं ना। जो लुक आफ्टर करने का तरीका होता है, तो फिर उसके बाद आप देखें कि जी वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो बुनियादी तौर के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों का मिलिट्री ट्रायल करवाने से रोकेंगे, क्योंकि देखिए, एक कि कौंसल भी मिल चुका है उनको, दूसरा ये है कि उनकी जो कौंसल के अलावा उनकी फैमिली से उनकी मुलाकातें भी चल रही हैं, और डिटेल रीजनिंग के साथ जजमेंट देनी है। डिटेल रीजनिंग के साथ जजमेंट यकीन दहानी करवाई थी, वो यकीन दहानी कराई थी। अगर वो देख लिया जाए तो सिर्फ मामला इतना ही है कि जो केस सुनने वाला जो जज है, वो जज जो है वो आर्मी का आदमी होगा, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म पहना होगा, लेकिन मेरिट्स वाला तरीकाकार सारा वो जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाला होगा, सेशन कोर्ट वाला। और एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सिविलियन कोर्ट है वहाँ से अगर सेम ही चार्जेस पे अगर सज़ा होगी तो वो 7 साल की है, मिलिट्री कोर्ट से 2 साल की है। बिल्कुल ऐसा ही है, 2 साल या 2.5 साल है, तो 2 साल की सज़ा है, तो उसके खिलाफ अपील भी, जो अपील है वो देखें, बात ये है कि कहने की बात है ना कि जी वो अपील का हक नहीं दे रहे। 199 की जुरिस्डिक्शन में जब हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट जब उसको अपना एक्सरसाइज करती है तो वो हर मामले को टेकअप कर सकती है। तो बड़ी ऑब्वियस बात है, बजाने हो रही हैं, तो कुछ ऐसी नाइंसाफ़ी मैं नहीं चाहता कि इन लोगों के साथ हो, लेकिन इन लोगों ने जो किया है, देखिए IB की अलग रिपोर्ट्स थी इनके लिए, जियो फेंसिंग हुई हुई थी। IB, जो MI, ISI और स्पेशल ब्रांच, ये 4-5 एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स को देखते हुए फिर उन लोगों के नाम शामिल किए हैं। हवा में किसी को उठा के नहीं डाल दिया गया। नहीं, दैट आई एग्री कि वो एक साजिश तक थी पूरी, लाइक एक फ़ौज के अंदर कू करवाने की इमरान खान साहब की एक असेसमेंट थी जो कि गलत साबित हुई, उस दिन फायर बैक भी कर गई। अच्छा, अब हसन, आप अभी लंदन गए हुए थे जी, क्या आपकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और क्या आपको लगा मियां नवाज शरीफ
का स्पिरिट कैसा है, क्या आपको लगा मिलके देखिए, वो उनसे? स्पिरिट मैं कह दूं कि बहुत हाई था, ये था वो था, ऐसी बात नहीं है। वो बड़े रंजीदा हैं मुल्क की हालात की वजह से, मुश्किलात की वजह से। वो उनका मानना ये है कि मट्टी पाव नहीं चल सकता। अगर हमने निज़ाम की इस्लाह चाहिए तो हमें उन लोगों ने जिन्होंने मुल्क को आज इस हालात तक पहुंचाया है, इस महंगाई तक पहुंचाया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जुडिशरी के अंदर अगर चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब, अगर उनका एहतसाब करना चाहें, अकाउंटेबिलिटी करना चाहें, तो इस्टेब्लिशमेंट को और उनकी जमात को उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। क्या करना होगा? जस्टिस काजी फाइज़ साहब के हाथों को मजबूत करना होगा, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो और आइंदा कोई अपने आइनी रोल से बाहर ना निकले। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म ना बनूं और मुल्क सही सिमत में आ जाए तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मेरी पार्टी रूल करे ना मैं रूल करूं। वो कहते हैं कि हाँ, अगर मैं 2/3 अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर बन भी जाता हूं और मुझे कुछ चलने ही ना दे अदालतें, कि हर रोज़ जो है जनाब मेरे जो इनिशिएटिव करूं, जो कि एग्जीक्यूटिव का काम है, उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई आता जाए, तो फिर मैंने क्या करना है उस हुकूमत का। तो वो कहते हैं कि अगर मैंने अपनी इनिंग प्ले करनी है तो मुझे एज एन एग्जीक्यूटिव, जिस तरह दुनिया में दीगर ममालिक में जो है, उन्होंने एग्जांपल दी मुझे इंडिया की। उन्होंने कहा कि इंडिया की एग्जांपल दी कि जी इंडिया चांद पर पहुंच गया है। G20 की समिट जो है वो उन्होंने उनको होस्ट किया। कहते हैं कि जब मुझसे हुकूमत ली गई तो पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी इकॉनमी थी और आज 47 नंबर क्रॉस कर चुकी है, 48 नंबर पर पहुंचे हुए हैं, गिर गई है जो गिर चुकी है ना। तो कहते हैं कि $1 बिलियन को हम दोस्त ममालिक से भीख मांग रहे हैं। तो ये सब इस नेज तक पहुंचाने के जो कोई जिम्मेदार तो हैं ना लोग, चाहे वो जनरल फैज़ हमीद हैं, चाहे वो जनरल बाजवा हैं, चाहे वो पनामा जजेस हैं, तो इनका एहतसाब होना चाहिए ना। इनके एहतसाब के बगैर मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर बाजवा, साकिब निसार और इन लोगों का एहतसाब मांग रहे हैं? जी बिल्कुल मांग रहे हैं। तो इन पर तो फिर आर्टिकल 6 ही लगता है इनके, तो क्योंकि इन्होंने अपने हल्फ तोड़े में और सब में, इसका बनता तो मुकदमा आर्टिकल 6 रहा हो क्या? ये तो डिपेंड करता है कि जी ये इस पर आर्टिकल 6 लगाते हैं या कोई दीगर चार्जेस लगते हैं, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल इनको अगर कटहरे में खड़ा ही कर दिया जाए ना, तो वो भी एक वेकअप कॉल होगी बाकी लोगों के लिए जो इस जहन में इस किस्म की जो है ना वो खन्नास रखते हैं। तो ये कम अज़ कम हमें दिखाना चाहिए बहैसियत कौम कि इस मुल्क में कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो जज है, चाहे वो जनरल है, कोई भी है, चाहे मैं हूँ, हसन अयूब है, चाहे असद तूर है। तो बात यह है कि हम सबको आइन और कानून के अंदर ही, दायरे के अंदर रहना होगा। जो वॉयलेशन करेगा उसको उसका खमियाजा भी भुगतना होगा, जो नो बॉल करेगा उसको फिर। अच्छा हसन, लास्ट सवाल, सॉरी मुझे पता है आपने एक शो में जाना, आप मेरी वजह से खड़े हैं। एक चीज़ बताइए, क्या मियां नवाज शरीफ को ये अंदाज़ा है कि जो इतनी महंगाई हुई है पिछले कुछ अरसे में, ठीक है इमरान खान साहब ने माशी तबाही की, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में भी जो कि कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत महंगाई हुई, जिस वजह से लोगों का एक गुस्सा है, जिसका ख्वाजा आसिफ भी इतराफ़ करते हैं, दीगर भी करते हैं कि हम हल्कों में जाते हैं, लोगों का बहुत गुस्सा है। क्या मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि वो इस गुस्से का उनको इदराक है, और क्या इसका उनके पास कोई जवाब है कि जब वो इलेक्शन कैंपेन आके चलाएंगे तो उनको लगता है कि वो लोगों का ये गुस्सा ठंडा कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल टास्क है ये, तो उनके लिए चैलेंज है। उनको आइडिया है इसका? लेकिन असद, आपको भी अंदाज़ा है कि अगर वो ना होता और 10 साला मंसूबे पर अमल दरामद हो रहा होता, तो आप मुझे बताएं कि क्या मुल्क आज डिफ़ॉल्ट ना हो चुका होता? आज जो हम कह रहे हैं कि 300-350 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, ये 1000-1200 रुपये पर पेट्रोल फी लीटर ना होता, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूज़ किया है मुस्लिम लीग नवाज़ ने। उससे पहले देखें, चाहे डस्का इलेक्शन था, चाहे कोई भी था, तमाम हुकूमती मशीनरी के बरखिलाफ़ वो जीतते जा रहे थे। नून लीग को इतनी अहमक नहीं है, वो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, चौथी मरतबा उनका भाई बना है, उससे पहले वो 2 मरतबा CM रह चुके हैं। मियाँ साहब भोले नहीं हैं, वो समझते हैं कि सियासत क्या है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये तमाम चीज़ें, ये कड़वा घूट किसके लिए भरा है यार? आप मुझे बताओ। सिर्फ वो 10 साला मंसूबे को नाकाम बनाया ना उन्होंने, वरना पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। और बात यही है कि देखें, नवाज शरीफ साहब को इस गुस्से का अंदाज़ा है लोगों को। उनको मोदी का यार कहा उन्होंने, जो कुछ कहा। आप ये देखें कि वाजपेयी चल कर आया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी थी, नहीं कामयाबी थी। नरेंद्र मोदी जिसने मुंह कभी नहीं लगाया था इनको, वो खुद रायवंड आ गया। ये नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि उसने इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को चलवा कर बुलवाया अपने पास। लेकिन नवाज शरीफ को दुनिया मानती है। नवाज शरीफ इज़ अ डूअर। वो देखें, मोटरवेज देख लें, तमाम देख लें, 2 अदवार में कहते हैं जी तरक्की हुई है पाकिस्तान में। मैं एक बुजुर्ग के साथ बैठा हुआ था,
मतलब 65-70 उनकी एज होगी, वो मुझे कहते हैं जी कि बेटा जी हमने तो दो ही अदवार में तरक्की देखी है, एक अयूब खान के दौर में और एक नवाज शरीफ के दौर में। तो अयूब खान के दौर को मैं इसलिए काउंटर नहीं करूँगा कि वो डिक्टेटर का दौर था। तो पाकिस्तान में किसी भी जमहूरी दौर में अगर तरक्की हुई है तो वो नवाज शरीफ का दौर है। मोटरवेज़ देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन जब 2008 के बाद आपने देखा 2013 में जब गवर्नमेंट आई थी तो बिजली नहीं थी। लोग कहते थे महंगी दें, सस्ती दें, बिजली हमें पूरी करके दें, फिर बिजली पूरी होगी। आज हम कहते हैं कैपेसिटी ट्रैप आ गया, XYZ आ गया। आपने कैपेसिटी ट्रैप तो आया, लेकिन आपने अपने आप को जिस भंवर में फंसाया है वो एक प्लान था ना, उस प्लान के तहत वो चलाना चाह रहे थे। अगर उस वक्त ये इंजीनियरिंग ना होती, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो वो सब लोग कह रहे थे कि दोबारा ही नून की हुकूमत बनने जा रही है 2017-18 में। लेकिन फिर इंजीनियरिंग करके नवाज शरीफ को बाहर कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, सब कुछ कर दिया और प्रोजेक्ट इमरान खान को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये आज जो कुछ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ये प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की हालत है। हसन, आखिरी मतलब मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता था कि मियां नवाज शरीफ को इदराक है कि ग्राउंड पर इस दफ़ा उनके लिए इलेक्शन काफ़ी मुश्किल होगा, इस महंगाई और इस तमाम फैक्टर की वजह से लोगों में गम और गुस्सा है, सब कुछ इसका वो आर्टिस्ट वाला इलेक्शन था ना पंजाब में, तो वो तब भी जीत गए थे। वो आर्टिस्ट वाले दौर में भी वो पंजाब में फिर भी आर्टिस्ट को बिठा कर भी ना, वो इंजीनियरिंग वाला था, वो बिठा कर भी वो जीत गए थे। महंगाई देखे ना, 333 रुपये इस वक्त पेट्रोल है, तो लोगों में एक होता तो है ना गुस्सा। सोशल मीडिया में जो मकबूलियत है ना, ये मकबूली जिस दिन इलेक्शन होगा आपको नजर आ जाएगा। वो जीबी वाली बात आप अलग कर रहे हैं, वो जीबी के आपने एक रिजल्ट देख लिया तो आप उसके ऊपर मैं जीबी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट, मैंने तो उसको मेंशन भी नहीं किया, आपने जिक्र उसको पूरे मुल्क के ऊपर मत रिप्लिकेट करें। जीबी का अपने लोग हैं, अपना माइंडसेट है, अपनी चीजें हैं, वहां पर क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं वी डोंट नो। ख्वाजा आसिफ मानते हैं कि लोगों में इतना गुस्सा है, ख्वाजा आसिफ मांग रहे हैं, वो तो पंजाब से। तो इलेक्शन कौन मुकाबले में, कौन पीटीआई की आएगी? नहीं, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पार्टी करेगी। मैं ये कह रहा हूँ तो कौन है मुकाबले में, कौन है? नहीं देखिए, लेकिन एक हसन भाई, एक वोटर का जो गुस्सा होता है ना कि चाहे वाहिद लीडर है इस मुल्क, चाहे मैं जितना बुरा हूँ, वाहिद लीडर है, बहुत अच्छे होंगे जी, लेकिन अगर इन केस वोटर को ये फील हो कि यार 333 रुपये पेट्रोल हसन की वजह से है, हो सकता है मैं बहुत ही बुरा होऊंगा, लेकिन हो सकता है गुस्से में वो आके कहेंगे अब हसन के खिलाफ मैंने वोट देना, तो कहेंगे अच्छा हसन दूर खड़ा है तो बुरा, लेकिन वोट कर दे। महंगाई तो बहुत हो चुकी है, ये चैलेंज तो है उनके लिए, लेकिन अब जारी बात है, अब कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि अंडू कर सकें। नवाज शरीफ को आना होगा, नवाज शरीफ को आकर लोगों को अपने खिताबात करने होंगे, देखें कि अवाम उनके साथ जो है उनकी बात पर आती है या नहीं आती, तो ये उनका चैलेंज है, दैट्स हिज टास्क। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसके कद काट का लीडर तो कोई है नहीं मुस्लिम लीग नून में या किसी और जमात में, तो 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। अगर कोई मेरे ख्याल से एक शख्स है जिसकी लोग बात सुनते हैं या ये बात सुनकर उसकी बात पर थोड़ा सा एतमाद करते हैं, तो वो नवाज शरीफ है। वो आसिफ अली ज़रदारी नहीं है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं है, वो मरीम नवाज़ नहीं है, वो शहबाज शरीफ नहीं है। देयर इज़ ओनली वन मैन, और वो उस आदमी का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। 21 को आ रहे हैं, इसका मतलब? डेफिनेटली आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू वेरी मच। हसन अयूब हमारे साथ थे, उन्होंने आपको बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब सूरत हाल को कैसे देखते हैं। वो इस दफ़ा जर्नलों और जजेस के एहतसाब के नारे के साथ आ रहे हैं। अब देखते हैं कि अवाम इस नारे को किस तरह बाय करते हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने जनरल मुशर्रफ के एहतसाब की कोशिश की थी, तो उसकी कीमत उन्होंने उनकी जमात ने चुकाई थी। बाय द वे, मैं इसका मतलब ये नहीं कहता कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के एहतसाब की कोशिश करके गलती की थी, बिल्कुल उनका आईनी हक था। जनरल मुशर्रफ एक गद्दार आमिर थे जिनकी सज़ा वही थी जो जस्टिस वक़ार सेठ ने सुनाई थी। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या वो यही कोशिश जनरल कमरुद्दीन बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के साथ कर सकते हैं कि नहीं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।